जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी तक पे। इस वीडियो में अपन देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी। और ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखोगे तो मुझे पूरा विश्वास है आपको पॉलिटी पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और जो भी पॉइंट आपको याद नहीं हो रहे थे वो पॉइंट भी याद हो जाएंगे। और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको ट्रिकों से भी याद करवाने की। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर देखना और बने रहना। और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। मैं और कुछ भी मांग नहीं करता, मैं केवल एक ही मांग करता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, जिससे मुझे भी पॉजिटिविटी मिले और मुझे ऐसा फील हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना पॉइंट। भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास ये हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसके द्वारा क्या क्या हुआ था, तो इसके तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। यानी कि अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो वो रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। और रेगुलेटिंग एक्ट आया था वो 1773 में आया था और प्रावधान किया गया तथा इसमें एलिजा एम्प्रे को प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। तो एक पॉइंट तो ये आपके काम का है। दूसरा पॉइंट है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। फिर है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। 1919 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था या पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किस अधिनियम के तहत किया गया, तो वो किया गया था 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी बोला जाता है। और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। ये भी ध्यान रखना, लॉर्ड जो मिंटो था इसे सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। और केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने का अधिकार मिला। यानी कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार मिला था, वो मिला 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसके तहत। अब 1909 में लॉर्ड मार्ले कौन था, तो ये इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव था। और लॉर्ड मिंटो कौन था, तो ये भारत का वाइसराय था। तो इन दोनों के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बना था। तो ये ध्यान रखना। फिर है भारत शासन अधिनियम 1919, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9, 19 और 35 ये तीनों अधिनियम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 इसे चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी बोला जाता है, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोला जाता है। अब भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। यानी इसकी पहली विशेषता है कि इसके तहत भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। दूसरा पॉइंट है प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन भी खूब बार पूछा गया कि प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, तो भारत शासन अधिनियम, जिसे बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और प्रांतों में द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लियोनास कार्टियस को प्रांतों में द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट है सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसे आप यूपीएससी भी बोलते हो। कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, किस अधिनियम के तहत, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और 1924 के लॉ कमीशन के तहत, अगर आपसे अधिनियम ये पूछे तो 1919, अगर अधिनियम नहीं पूछे तो 1924 का लॉ कमीशन। इसके तहत 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और बाद में अभी वर्तमान में अपन संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं इसका नाम, तो इसका नाम बदलकर 1935 में संघ लोक सेवा आयोग किया गया था। जब इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 1919 अधिनियम के तहत, तब इसका नाम था लोक सेवा आयोग। तो अगला पॉइंट है पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। अब आपसे पूछे कि केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कब किया गया या किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। तो ये 4 पॉइंट है, चारों आपको ध्यान रखने, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भारत शासन अधिनियम 1919 के। फिर है भारत शासन अधिनियम 1935, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जटिल, सबसे लंबा अधिनियम है ये वाला। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। यानी जो 1919 में तो प्रांतों में द्वैत शासन था और
1935 में आते ही प्रांतों के जो द्वैध शासन था उसको समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई। तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना 1919 में हुई थी। प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसे समाप्त कर दिया गया। कब किया? 1935 में। और उसकी जगह कौन सा लगाया गया? तो केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। तो पहला पॉइंट तो ये है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। दूसरा पॉइंट है, यह अधिनियम व्यापक, लंबा व जटिल अधिनियम था। यानी सबसे लंबा, व्यापक और जटिल अधिनियम कौन सा था? तो वो था भारत शासन अधिनियम 1935। फिर है वही मैंने पीछे भी बताया कि लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत? तो 1935 के तहत। और संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, यानी इस अधिनियम में। और ये भी पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। फिर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, किस अधिनियम के तहत? 1935 में। और 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ऐसे भी ध्यान रखना है। फिर है 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना के रूप में संघीय शासन की व्यवस्था की गई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना कब हुई? तो वो भी 1935 अधिनियम के तहत। तो ये सारे पॉइंट है वो 6 पॉइंट, 6 के 6 आपको याद करने कि 1935 में देखो केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतों में हटा दिया गया, लंबा जटिल था, लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया, संघीय न्यायालय की स्थापना, रिजर्व बैंक की स्थापना और अखिल भारतीय संघ की स्थापना। ऐसे करके 6 पॉइंट आपको याद करने। फिर आता है अगला पॉइंट, 1936 में कांग्रेस ने बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पास किया। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कांग्रेस ने कब किसी बाहरी हस्तक्षेप के भारतीय जनता द्वारा संविधान निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पास किया? तो 1936 में किया था। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अगला है 1940 में अगस्त प्रस्तावों के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने पहली बार, अब आपसे पूछे कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारत में संविधान सभा के गठन की बात कब कही? तो 1940 में। और कैसे? अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत कही थी। फिर है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन ये 1942 में। इसके तहत क्या हुआ? तो क्रिप्स मिशन योजना में युद्धोपरांत, ये आपको बस एक पॉइंट रटने, देखो युद्धोपरांत ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस, 1936 में कांग्रेस और 1940 में ब्रिटिश सरकार और 1942 में युद्धोपरांत क्रिप्स मिशन। इतने पॉइंट याद रखने, बाकी लाइन टू लाइन तो आपको रिवीजन में पढ़ना है, बस केवल रीडिंग करते रहना। क्रिप्स मिशन योजना में युद्धोपरांत भारत में संविधान सभा का गठन करने की बात कही थी। फिर है कैबिनेट मिशन योजना 1946। अब मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और जिसने भारत में संविधान सभा के गठन की स्पष्ट योजना प्रस्तुत करी। यानी जो भारत की सभी संविधान सभा जो का गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही हुआ था। तो कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। कौन कौन? पेंथिंग लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। अब कैबिनेट मिशन भारत कब आया ये भी पूछा जाता है। तो 1946 में आया था, मार्च 1946 में। और इसके तहत ही भारत में संविधान सभा के गठन की स्पष्ट योजना प्रस्तुत हुई और ये प्रक्रिया इसी के तहत शुरू हुई थी। तो इसमें 3 लोग थे, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। तो ये ध्यान रखना है। फिर है संविधान सभा की प्रथम बैठक। प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के संसद भवन में हुई थी। यानी संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? दिल्ली के संसद भवन में। और कब हुई थी? और ये डेट पूछी जाती है। तो 9 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया था, जो संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे। अब आपसे पूछ ले कि संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य कौन थे? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर इनके नाम का प्रस्ताव किसने रखा? तो इनके नाम का प्रस्ताव रखा था जेबी कृपलानी ने। और जेबी कृपलानी कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, इनके नाम का प्रस्ताव किसने रखा? जेबी कृपलानी ने, जो तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष थे। अब ये जो पहली बैठक हुई थी इसमें मुस्लिम लीग व हैदराबाद रियासत का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। तो ये पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है पीछे। तो आपको एक एक पॉइंट ध्यान रखने, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस वीडियो में, 20, 25, 30 मिनट तो मैक्सिमम है। उससे पहले तो मैं कंप्लीट कर दूंगा इसको।
तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, आराम से धैर्य से देखना है, 1-2 बार देख लेना। PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आपको रीडिंग कर लेनी है। अगर आपके पास नोट्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुक से पढ़ाई करनी है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने, क्योंकि इस समय अब जो बचा हुआ टाइम है आपको स्मार्ट स्टडी करने का ही है टाइम। जैसे ही जितनी स्मार्ट स्टडी करोगे आप, उतने ज़्यादा आप फ़ायदे में रहोगे। और मैं फिर बोल दूँ, कंप्यूटर और रीजनिंग ये आपका रामबाण है, सिलेक्शन का आधार ये 2 ही पॉइंट है। जीके में जो नहीं आएगा वो नहीं आएगा किसी को ही। तो रीजनिंग और कंप्यूटर में आपके 90% अंक आने ही चाहिए, तो आने ही चाहिए, बस ये टारगेट कर लो जिसको दिल्ली पुलिस में लगना है। तो पहला पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया। अब है दूसरी बैठक। 2 दिन बाद में हुई थी दूसरी बैठक। कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। पहली 9 दिसंबर को, अगली हुई थी 2 दिन बाद 11 दिसंबर को। राजेंद्र प्रसाद को संविधान निर्मात्री सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष के रूप में, देखो पहला अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद और पहला स्थायी अध्यक्ष वो थे राजेंद्र प्रसाद। कब चुना गया? 11 दिसंबर को दूसरी बैठक में। HC मुखर्जी को प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त किया, यह भी ध्यान रखना। प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद और प्रथम स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, और प्रथम उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो HC मुखर्जी को प्रथम उपाध्यक्ष चुना गया, ये ध्यान रखना। फिर 16 जुलाई 1948 को VT कृष्णमाचारी को दूसरा उपाध्यक्ष बनाया गया, तो ये भी ध्यान रखना। दूसरी बैठक की पूरी डिटेल आपको देख लेनी है। 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट एक बार देख लेना आप अपने हिसाब से। फिर तीसरी बैठक। अब तीसरी बैठक में क्या हुआ? तीसरी बैठक हुई थी वही 2 दिन बाद, 13 दिसंबर 1946 को। यहाँ मैंने टाइप करवा भूल गया हूँ। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, और जो किसने पढ़कर सुनाया? तो राधाकृष्ण ने पढ़कर सुनाया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर दिया। तो आपसे पूछे कि उद्देश्य प्रस्ताव यानी संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा। और ये उद्देश्य प्रस्ताव किसने पढ़कर सुनाया? तो राधाकृष्ण ने पढ़कर सुनाया। और संविधान सभा द्वारा कब इसे स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया। इन उद्देश्य प्रस्तावों को संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है, यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखे गए थे उन्हें संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। और प्रस्तावना को संविधान का हृदय, आत्मा व संविधान की कुंजी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना। फिर है संविधान निर्माण के, यानी भारत का जो संविधान बना उसमें कितना समय लगा? तो संविधान सभा को 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे थे, यानी भारत का संविधान बनाने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। और इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए, तो ये भी ध्यान रखना। कुल कितने अधिवेशन हुए? 11 अधिवेशन हुए। टाइम कितना लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। अगला पॉइंट है सरदार पटेल संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ये सिंगल लाइन में बता रहा हूँ, बाकी आगे मैं और लेके आऊँगा जिस ट्रिकों से। मैप पे पटेल, हाँ सारी तरीके से बताऊँगा। पनीर सेंटर लगता है, और ऐसे यानी जितनी भी समितियाँ हैं ये सारी आपको ट्रिक से याद हो जाएगी। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे अपन एक वीडियो पॉलिटी का कंटिन्यू करेंगे, जैसे आगे से आगे आर्टिकल हो जाएंगे, आपके भाग हो जाएंगे। भाग में मैं सारा आपको ट्रिक से बताने वाला हूँ, तो वीडियो ज़रूर देखना। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे वीडियो देखने के लिए तो आप बेल आइकॉन ज़रूर ऑन करना, जिससे जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। तो फिर है अगला, सरदार पटेल संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति की स्थापना की। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? इसे मसौदा समिति या पांडुलिखन समिति भी कहा जाता है, ये भी मेरा पीछे बताया हुआ है। और आगे और मैं प्रारूप समिति बढ़ाऊंगा, जैसे भीम बोले, गोपाल कृष्ण कन्हैया, मोहन माधव को बुलावे, तो ये सारे सदस्य हो जाएंगे। फिर है अगला, भीमराव अंबेडकर यानी BR अंबेडकर भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव, जिन्हें BN राव के नाम से भी जाना जाता है, को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। यानी संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया? तो वह BN राव को किया गया था। फिर है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ कि संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन में भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज था उसको स्वीकार किया गया है। और ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी गई है और पूछी जाती है कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज था
इसे कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया और उस समय संविधान सभा का चौथा अधिवेशन था, चौथे अधिवेशन में स्वीकार किया गया, तो ये भी ध्यान रखना। फिर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे, यानी और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो ये ध्यान रखना कि ये झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे और राजेंद्र प्रसाद। और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो अंगीकृत आत्मअर्पित ये कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया। फिर 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ तथा संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जनगण को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। तो ये भी ध्यान रखना, लागू कब हुआ ये तो सबको पता है, लेकिन ये ध्यान रखना संविधान सभा ने जो अपना राष्ट्रगान था जनगण मन, इसको कब अपनाया? तो देखो झंडे को तो अपनाया था 22 जुलाई 1947 को और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया। तो ये भी ध्यान रखना, राष्ट्रगान को गाने का समय लगभग 52 सेकंड है और भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को तो राजकीय चिन्ह अपनाया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय झंडा स्वीकार किया गया। तो ये 3 डेट है, ये ध्यान रखना। और भारत का राजकीय चिन्ह सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की शीर्ष अनुकृति, और ये मैंने वहाँ सामान्य ज्ञान वाले में भी बताया, जहाँ से सारनाथ था वहाँ मैंने ढंग से बताया उसको। अब आती है संविधान सभा, और यहाँ से आपका खेल शुरू हो जाता है और ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया कैबिनेट मिशन के अनुसार हुई थी और कैबिनेट मिशन आपको पता ही है 1946 में भारत आया था और 3 सदस्य थे इसमें। अब है जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। ये पूछा जाता है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ? तो 1946 में हुआ था जुलाई में। निर्वाचक मंडल में कौन थे? प्रांतीय विधान मंडल के निम्न सदन के सदस्य, तो इसमें निर्वाचक मंडल था। निर्वाचन पद्धति कौन सी थी? तो निर्वाचन पद्धति थी एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, और ज़्यादातर यही होती है, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में भी यही है। तो ये ध्यान रखना, ये पद्धति तो आपको रट ही लेनी है। फिर संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? 389, यानी 389 सदस्य थे। संविधान सभा के कुल सदस्य 389 थे, जिनमें से 296 तो निर्वाचित हुए। ये ध्यान रखना, ये पूछे जाते हैं कि कुल सदस्य कितने थे? 389, निर्वाचित कितने थे? 296, मनोनीत कितने थे? 93। और ये मनोनीत कहाँ से किए गए? तो ये 93 सदस्य देशी रियासतों के नरेशों को मनोनीत किया गया। तो ये तो फिक्स है, इनको रट लेना है। फिर निर्वाचित 296 हुए, उनमें से प्रांतों से कितने किए गए? प्रांतों से 292 सदस्य प्रांतों से निर्वाचित किए गए और 4 सदस्य हैं वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से निर्वाचित किए। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन सा? तो दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। ये ध्यान रखना, 4 जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे वो थे दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। यहाँ से 4 जनों को या 4 सदस्यों को निर्वाचित किया गया और बाकी प्रांतों से 292 है। तो ये ध्यान रखना। अब जितने भी निर्वाचित हुए, जैसे 296 लोग निर्वाचित हुए, उनमें से सबसे ज़्यादा थे वो कांग्रेस से थे। कितने थे? 208 सदस्य। अब आपसे पूछे कांग्रेस से कितने सदस्य निर्वाचित हुए? 208 सदस्य। मुस्लिम लीग से 73 और अन्य 15 सदस्य थे। स्वतंत्रता के बाद, यानी स्वतंत्रता के बाद गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 299 रह गई थी। और इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ से थे? तो वह संयुक्त प्रांत से कितने थे? 55 सदस्य। यानी स्वतंत्रता के बाद गठित संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299, और इसमें सबसे ज़्यादा थे संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य थे। और प्रति 10 लाख की जनसंख्या से एक प्रतिनिधि लिया गया था। यह भी पूछा जाता है कि कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव हुआ था? तो वह 10 लाख सदस्य तो जनसंख्या पर। फिर है जो संविधान सभा थी उसमें महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। अब आपसे पूछे कि इनमें से किसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया? तो मोम ने नहीं लिया, यानी मोम पिघल गई थी। मो यानी मोहम्मद अली जिन्ना, मैं यानी महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। फिर
जयप्रकाश नारायण व तेज बहादुर सप्रू संविधान में भाग तो लिया, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। तो ध्यान रखना, जेपी तेज भागा, जेपी तेज भाग गया, यानी बीच में भाग गया, मतलब इसने त्याग पत्र दे दिया। तो ये ध्यान रखना, मोम पिघल गई थी और जेपी तेज भाग गया था, यानी त्याग पत्र दे के भाग गए। तो संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्य कितने थे, तो ये भी पूछा जाता है कि संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे, वो थे 33, और अनुसूचित जाति के सदस्य कितने थे, वो थे 26। ये ध्यान रखना, यानी एससी के 26 और एसटी के वो थे 33। और संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, महिला सदस्यों की संख्या वो थी 15। अब वो थी 15 कौन कौन, और ये आपको मैं ट्रिक से बताऊंगा कि संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी, और वह कौन कौन थी। तो आपको ये लाइन जो लिखी है मैंने, ये आपको एक बार लिख लेनी है या इसको पढ़ लेना है। कैसे, एरे पूर्णिमा मालिक विरादशु बेगम लाया तो अम्मू बोली मैं भी हंस दूँ। जैसे मैंने ये कलर में किया है ब्लू और रेड, बस यही ट्रिक है, और यही अपनी 15 महिलाएं हैं, तो इनको काउंट कर लेना चाहिए आप, ये 15 होगी। तो कैसे करना है याद, एरे पूर्णिमा मालिक विरादशु बेगम लाया तो अम्मू बोली मैं भी हंस दूँ। अब कैसे, अब ए का मतलब तो क्या होगा आपको लिखना, मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, मैं आपको केवल बताऊंगा। यहाँ पे ए का मतलब तो होगा एनी मैस्करीन, ए का मतलब होगा एनी मैस्करीन। रे का मतलब रेणुका रॉय, रे का मतलब है रेणुका राय, तो एनी मैस्करीन, और रे का हो गया रेणुका राय। फिर है पूर्णिमा, तो पूर्णिमा का मतलब हो जाएगा पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी। माँ का मतलब मालती चौधरी, ली का मतलब लीला रे, के का मतलब कमला, के का मतलब कमला, और वी का मतलब है वेलाद्युन दक्षानी, वेलाद्युन दक्षानी, ये भी ध्यान रखना। और ऐसे नहीं तो देखो दक्षानी ये होगी विजय लक्ष्मी पंडित, सॉरी वी का मतलब है विजय लक्ष्मी पंडित, वी का मतलब। और रा का मतलब हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर, रा का मतलब हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर। द का मतलब हो जाएगा दक्षाणी वेलादून, सॉरी हाँ, द का मतलब हो जाएगा दक्षाणी वेलादून। सु यानी हो जाएगा सुचेता कृपलानी, शिव का मतलब हो जाएगा सुचेता कृपलानी। और बेगम का मतलब हो जाएगा बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल। और अम्मू का मतलब हो जाएगा अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू का मतलब हो जाएगा अम्मू स्वामीनाथन। है का मतलब हो जाएगा हंसा मेहता, से का मतलब हो जाएगा सरोजनी नायडू, और डू का मतलब हो जाएगा दुर्गाबाई। ऐसे करके ये 15 महिलाएं जो संविधान सभा में सदस्य थी, कौन कौन सी, देखो एनी मास्कनिन, रेणुका रॉय, पूर्णिमा बनर्जी, मालती चौधरी, लीला रे और कमला चौधरी, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, दक्षाणी वेलाधुन, सुचेता कृपलानी, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, हंसा मेहता, सरोजिनी नायडू और दुर्गाबाई। ऐसे करके ये 15 महिलाएं थी जो संविधान सभा में थी। तो ये आपको ट्रिक से याद भी हो जाएगी। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी महिला संविधान सभा में सदस्य के तौर पर थी या नहीं थी। तो ऐसे करके आपको 15 ध्यान रखनी है और आप लिख भी लेना। फिर है अगला पॉइंट, 9 दिसंबर 1946 को यही सच्चिदानंद सिन्हा को ऐसा ही, ये सेकंड टाइप हो गया। तो देखो ये सारी चीज़ें अपन ने पहले देखी हुई है। अब संविधान सभा द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए, तो वो किए गए थे 24 जनवरी 1950 को। पूर्णतः लागू कब हुआ, 26 जनवरी को। और संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये भी लिखा हुआ आपको, ये जरूर देखना। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर है संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल। संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और ये आ जाता है अपने विदेशी स्रोत, कौन से देश से क्या क्या
प्रावधान लिए गए। और ये मैं पहले इस वीडियो में तो आपको ऐसे ही बताऊंगा, लेकिन अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपको ट्रिक से मिलेगा, जिससे आपको पता भी चले दोनों में डिफरेंस का, कि कैसे इसमें याद होता है नहीं होता है और उसमें याद हो सकता है। तो ट्रिक का कितना कमाल होता है वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो पहले अपन ये देख लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया है अपन ने, तो एक तो मौलिक अधिकार लिया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया है, संविधान की सर्वोच्चता ली है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग लिया है, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपातकाल, हटाने की विधि और वित्तीय आपातकाल, ये सब पॉइंट यानी 6 पॉइंट है। ये किससे लिए थे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए थे। फिर ब्रिटेन से क्या लिया अपन ने, तो संसदनात्मक यानी संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये कहाँ से ली है, तो ये ब्रिटेन से लिए। आयरलैंड से अपन ने क्या लिया, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। ये 3 चीज़ें कहाँ से ली है, ये आयरलैंड से ली है अपन ने। फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, संवर्धित सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन यह ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है, और संसदीय विशेषाधिकार ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। तो ये 4 प्रावधान है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिए हुए हैं। अब है जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया, आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, ये जर्मनी से ली हुई है। फिर है कनाडा। कनाडा से क्या लिया, तो संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, राज्यपाल की नियुक्ति, विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, ये कहाँ से ली हुई है, तो ये कनाडा से ली हुई है। फिर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है, और ये भाग 20 में संविधान संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 और लिया हुआ कहाँ से है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है ये प्रावधान। फिर रूस से क्या लिया, रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है, और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये सब यहाँ से लिए हुए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में और कोशिश करूँगा थोड़े और ट्रिकी बनाने में, और ज़्यादातर वो पॉइंट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जहाँ से क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है वो आपको मैं ट्रिक से करवाऊँगा। तो वीडियो में बने रहना, और ऐसे ही जैसे प्यार दिखाया पीछे आगे भी ऐसे दिखाते रहना, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।